नमस्कार दोस्तों, मैं रुपेश कुमार उड़ान आईएएस की ई लर्निंग प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। हम पिछली वीडियो में देखे थे कि छत्तीसगढ़ टेट और छत्तीसगढ़ जो आपका हॉस्टल वार्डन के संबंध में जो परीक्षा होने वाली है उसके संबंध में जो सामाजिक अध्ययन का जो पार्ट है उसके अंतर्गत हम लोग देखे थे आपका भारतीय इतिहास वाला पार्ट। आज आपके समक्ष में भारतीय भूगोल को लेकर प्रश्नों को लेकर उपस्थित हुआ हूं। आप सभी को अच्छे से ज्ञात होगा कि अभी जो आचार संहिता का जो महीना चल रहा है इस ड्यूरेशन में कहीं ना कहीं एग्जाम नहीं होने वाला है, तो आपको अध्ययन करने के लिए अच्छे से समय मिल गया कहीं ना कहीं। जैसे ही आचार संहिता हटेगा यहाँ से, जैसे कि जून महीने पे, तो आपको जून महीने के बाद हमारे साय जी के शासनकाल में साय भर्ती होने वाला है। तो आप ये कोशिश कीजिएगा साय भर्ती के चक्कर में आए बाएं चीज नहीं पढ़ना है। तो आपको क्या करना है, अभी से क्या करना है, तैयारी करना है कि सामाजिक अध्ययन वाला जो पार्ट है वो हम किस प्रकार से मजबूत कर सकते हैं। तो हम आपके लिए सीरीज चला रहे हैं मुख्य सामाजिक अध्ययन का पार्ट, चाहे छत्तीसगढ़ टेट एग्जाम की बात करें, चाहे हम हॉस्टल वार्डन की बात करें। शिक्षक भर्ती में भी बहुत काम आने वाला है आपका सामाजिक अध्ययन वाला पार्ट है उसके अंतर्गत। तो हम जो वीडियो श्रृंखला चला रहे हैं आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो हम वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहेंगे। हमारी संस्थान के द्वारा शिक्षक भर्ती को लेकर एक नई बैच प्रारंभ करने जा रही है। ये बैच प्रारंभ होगा आपका 28 मार्च को, 28 मार्च 2024 को बैच प्रारंभ होगा। ये मुख्य रूप से हमारी जो उड़ान है रायपुर में जो सिटी प्लाजा ब्रांच है, अग्रवाल हॉस्पिटल के सामने जो अनुपम गार्डन के पास है, वहां पे यह बैच संचालित की जाएगी शाम को 5:30 बजे से 8:30 बजे के मध्य। ये रायपुर शाखा की बात करें, शाम को 5:30 बजे से 8:30 बजे के मध्य ये संचालित की जाएगी। वहीं बिलासपुर में जो हमारी जो शाखा खुली है वहां शाम को 5 बजे से 8 बजे के मध्य यह बैच संचालित की जाएगी। दोनों बैच की खासियत यह है कि ऑफलाइन के साथ साथ आपको ये ऑनलाइन मोड में भी उपलब्ध कराया जाएगा। साथ साथ अनुभवी शिक्षकों के द्वारा अध्ययन करवाया जाएगा। प्रतिदिन जो क्लास में जो अध्ययन करवाया जाएगा उसका पीडीएफ नोट्स आपको उपलब्ध करवा दी जाएगी। दूसरा जो हमारी एक जानकारी है आपके लिए, सबसे महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन का जो पार्ट है उसको लेकर हमारी संस्थान के द्वारा एक विशेष कक्षाएं संचालित की जा रही है। जैसे कि आपको पता होगा छत्तीसगढ़ का जो पीएससी है, आप देखते आए हैं छत्तीसगढ़ का पीएससी में लगभग 50% छत्तीसगढ़ का वेटेज होता है, ये छत्तीसगढ़ का। उसके साथ साथ अभी हाल ही में खबर आई है कि एससीएफ रेंजर का पोस्ट आने वाला है, इसमें भी छत्तीसगढ़ का पूरा वेटेज होता है। अभी आप पढ़ने वाले हैं शिक्षक भर्ती, कहीं ना कहीं शिक्षक भर्ती में 10 क्वेश्चन का वेटेज होगा। आप पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ टेट, इसमें होगा। व्यापम के जितने पेपर है, जैसे कि बात करें पटवारी का है, जैसे कि अभी हॉस्टल वार्डन इसका है, हॉस्टल वार्डन का क्वेश्चंस छत्तीसगढ़ के इतिहास के संबंध में स्पेशल दिए गए वही कहीं ना कहीं। तो सभी एग्जाम के लिए केवल एक वीडियो, जैसे कि अभी हाल ही में खबर आई थी एडीओ का एग्जाम को लेकर, सीएमओ को एग्जाम को लेकर, मतलब जितने भी कंपटीशन एग्जाम होने वाले छत्तीसगढ़ राज्य में उस सभी एग्जाम के लिए कहीं ना कहीं आपके लिए जो नया जो आपके लिए प्लान किया गया है आपका मुख्य स्पेशल छत्तीसगढ़ का बैच नहीं बोलेंगे, क्लास बोलेंगे आप, स्पेशल की छत्तीसगढ़ का ही क्लास होगा। इसमें ये केवल और केवल आपको ऑनलाइन उपलब्ध हो पाएगा दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे के मध्य, 12 बजे से 1:30 बजे के मध्य संचालित की जाएगी। मुख्य रूप से हमारे जो ऋषि सर है उनके द्वारा ये क्लास ली जाएगी। यह बैच इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है जितने भी एग्जाम आने वाले हैं, मैंने बताया आपको पटवारी, हॉस्टल वार्डन, एसीएफ रेंजर, एपी का पोस्ट आने वाला है, आप सभी को पता होगा। एपी के पोस्ट में तो 50 क्वेश्चन तो रहता ही कहीं ना कहीं, तो ये आपको कहीं ना कहीं काम आएगा। तो ये बैच आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जल्द से जल्द इस बैच को ज्वाइन कीजिएगा, क्योंकि ये बैच केवल और केवल क्या है, ऑनलाइन आपको उपलब्ध करा पाएगी। जितना जल्दी हो सके रजिस्ट्रेशन करवा लीजिएगा ताकि आपको वीडियो समय पर उपलब्ध हो जाएंगे। हम बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर। आज का हमारा पहला प्रश्न ये है कि मैकल श्रेणी में निम्नलिखित में से किसका भाग है। जो मैकल जो श्रेणी है, मैकल पर्वत जिसको आप बोलते हो, वो किस पर्वत का हिस्सा माना जाता है। तो भारतीय दृष्टिकोण से अगर हम देखते हैं पूरे भारत के भूगोल पे, तो भारत के भूगोल पे 2 पर्वत विशेष तौर से पढ़ते हो। एक का नाम है विंध्याचल पर्वत और इसके दक्षिण पे है आपका सतपुड़ा पर्वत। एक विंध्याचल है और क्या है आपका सतपुड़ा।
इसी सतपुड़ा पर्वत का विस्तार को लेकर अगर हम बात करें तो इसका विस्तार है मुख्य रूप से गुजरात से लेकर एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ वाले हिस्से पे। तो यहां से प्रारंभ होता है। इसको अध्ययन के दृष्टिकोण से 4 भागों में बांटा जाता है। सतपुड़ा पर्वत पढ़ रहे हैं हम, सतपुड़ा पर्वत। जैसे कि जो गुजरात वाला जो हिस्सा है इसको बोला जाता है राजपीपला की पहाड़ी, राजपीपला की पहाड़ी। सबसे पहला ये आप पढ़ेगा कहां पे, गुजरात। मध्य प्रदेश वाला हिस्सा की बात करें तो एमपी है पूरे का पूरा। जैसे कि इसको मैं बोल सकता हूं पश्चिमी एमपी। ये वाला जो हिस्सा है यहाँ पे जो पर्वत पाई जाती है उसका नाम है सतपुड़ा पर्वत, नाम से ही है। और मध्य एमपी की बात करें तो यहाँ पे पाई जाती है महादेव पर्वत। और ये जो हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है सबसे पूर्वी हिस्सा, इसी का नाम है मैकल या मैकाल पर्वत बोला जाता है इसी को। तो ये 4 पर्वत किसका भूभाग है, सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा है कहीं ना कहीं। ये जो सतपुड़ा पर्वत है ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे है कहीं ना कहीं, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। जैसे कि आप देखे होंगे छुई खदान, खैरागढ़, आपका कवर्धा, पेंड्रा लोनी वाला हिस्सा जो है पूरे का पूरा कौन सा पर्वत आता है, मैकल पर्वत का हिस्सा आता है। तो आपको ध्यान देना है ये जो मैकल पर्वत है किसका भूभाग है, सतपुड़ा पर्वत का क्या है ये हिस्सा माना जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर बी। ये ध्यान देंगे, ये भी हिस्सा कभी पूछा जाता है। और इसी महादेव पर्वत पे इसका ऊंची चोटी है धूपगढ़, धूपगढ़ 1350 मीटर। पंचमढ़ी नाम सुने होंगे आप लोग पर्यटन स्थल में, वही वाला हिस्सा है। तो सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है, तो धूपगढ़ है। ये भी ध्यान रखेंगे आप, कभी भी क्वेश्चन आ सकता है वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत की निम्नलिखित झीलों में कौन सी लैगून झील नहीं है, पूछा गया है। यहाँ पे ध्यान देना, लैगून झील नहीं है बोला गया है। तो लैगून झील होता क्या है पहले ये समझ ले, उसे क्या हो जाएगा आपका कंक्लूजन निकल जाएगा क्या होता है। लैगून झील को समझेंगे ध्यान से। जब हम तटीय हिस्से पे किसी झील को पढ़ते हैं, जैसे कि मान लो ये आपका तटीय क्षेत्र है, अरब सागर वाला है ये, और ये हिस्सा आपका केरल है। अब यहाँ पे क्या होगा, समुद्र के द्वारा लहर से, समुद्र का जो लहर होती है वो अपने साथ निरंतर क्या लेके जाती है, बालू। अब वो बालू को क्या करती है, इस तट पे कंटिन्यू निरंतर एकत्रित करते रहती है, ये वाला हिस्सा। अब एकत्रित करने की वजह से ये हिस्सा थोड़ा ऊपर उठ गया, मतलब टीले के समान बन गया ये वाला, जिसको बोला जाता है बालू रोधिका। ये क्या कहलाएगी, बालू रोधिका। अब ये थोड़ा ऊपर हिस्सा हो गया, उठा वाला हो गया, तो यहाँ पे किसी भी माध्यम से नरवा ढोंगरा, नदी नाला, उसके माध्यम से यहाँ पे क्या आएगा, पानी आएगा कहीं ना कहीं। तो ये पानी रुक गया वहां पे, तो ये रुका हुआ हिस्सा क्या कहलाता है, बैक वाटर, बैक वाटर, या जिसको आप बोलते हो पश्च जल, पश्च जल। और यही जो पश्च जल है ये झील कौन सी कहलाती है, लैगून झील कहलाती है। ये क्या बोलेंगे, लैगून झील। क्लियर हुआ ये, मतलब जब समुद्र की लहर बालू ला के एकत्रित करेगी, जिसकी वजह से टीला बनेगा अर्थात बालू रोधिका बनेगी, उसके पीछे जो पानी होगा वो कहलाएगा पश्च जल, या हम क्या बोलते हैं उसको, लैगून झील, जिसको केरल वाले हिस्से में बोला जाता है क्या, कयाल। केरल पे क्या बोला जाता है, कयाल बोलते हैं, स्थानीय भाषा है, ये भी ध्यान रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर बात करें झीलों का, तो इसी क्षेत्र में बात करें केरल पे, तो केरल पे सबसे प्रसिद्ध झील है वेम्बनाड झील, वेम्बनाड झील। ये आपका कौन सा झील है, लैगून झील है। आपको पता होगा कि सबसे लंबी झील है, साथ साथ यहाँ पे नौकायान प्रतियोगिता भी होती है। आप कई मूवी देखे होंगे जो बड़े बड़े नाव में लेकर क्या करते हैं, प्रतियोगिता करते हैं। ये जो हिस्सा यहाँ पे तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश की सीमा के बीच में, पुलिकट झील, पुलिकट। आंध्र प्रदेश में एक और है कोलेरू, कोलेरू झील। और उड़ीसा पे सबसे फेमस चिल्का झील। ये तो ये सब झीलें कैसी झीलें हैं, तो ये झीलें कैसा, लैगून झीलें हैं, ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे ऑप्शन अगर देखें तो ऑप्शन क्या क्या है, वेम्बनाड झील सही है, पुलिकट ये भी सही है, चिल्का भी ये भी सही है। ये लोकटक झील जो है क्या है, ये गलत है। तो आंसर सही होगा सी, यहाँ पे नहीं है पूछा गया है, ध्यान रखेंगे आप। तो लोकटक झील कहाँ पे है, तो लोकटक झील है आपके कहाँ पे, मणिपुर पे, मणिपुर में, जिसपे आप पढ़ते हो लोकटक झील पे तैरता हुआ नेशनल पार्क, तैरता हुआ नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ। राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है, केइबुल लामजाओ। ये भी याद रखेंगे आप कि भारत का एकमात्र तैरता हुआ नेशनल पार्क कहाँ है, तो लोकटक झील में, मणिपुर राज्य में, ध्यान रखेंगे।
तो बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से आपसे बनने वाले हैं। क्लियर हुआ ये? ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देख सकते हैं झील इस प्रकार से, पुलिकट झील देखो, ये समुद्र किनारे है पुलिकट, बंगाल की खाड़ी, और यहाँ पे देखो ये जो आपका बालू रोधिका मैंने बताया उसके पीछे क्या है, ये पूरा जल रुका है कि नहीं रुका है, ये देख सकते हो आप लोग वेम्बनाड झील, बहुत सारे बालू रोधिका है, पानी पीछे आके रुका है ना, ये वाला बहुत लंबी है देखो यहाँ पे। तो ऐसे होते हैं कि आपके मतलब मुख्य से लेगुन झीलें। नेक्स्ट देखते हैं, भारत स्थित है पूछा है, यहाँ पे अक्षांश और देशांतर की बात की जा रही है। देखिए भारत को, भारत की स्थिति हम विस्तार को अगर बात करें तो मुख्य रूप से अगर देखें तो भारत की स्थिति उत्तर पूर्वी गोलार्ध में है, कहीं ना कहीं उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। ठीक है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में साथ साथ जो भी अक्षांश हम पढ़ेंगे उत्तरी होगा और देशांतर पूर्वी होगा। तो भारत शुरुआत होती है 8 डिग्री 4 मिनट और 37 डिग्री 6 मिनट, ये क्या है इनकी अक्षांश है। क्योंकि जो क्षैतिज खींची जाती है या हॉरिजॉन्टल खींची जाती है वो क्या कहलाती है, अक्षांश कहलाती है, ध्यान रखेंगे। और जो ऊर्ध्वाधर खींची जाती है वर्टिकल, वो क्या कहलाती है, देशांतर कहलाती है। तो हमको क्या पूछा गया है, अक्षांश, तो ये कहाँ पे है, कन्याकुमारी, तमिलनाडु कन्याकुमारी पे है। और ये कहाँ पे है, मुख्य रूप से इंद्राकौल लद्दाख, ये ध्यान देंगे। तो कितना है, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट है। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर, 37 डिग्री 6 मिनट, ये आंसर क्या होता है आपका, ये सही होता है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, आता है क्वेश्चन, वही देशांतर की बात करें तो देशांतर मुख्य रूप से यहाँ पे है आपका 68 डिग्री 7 मिनट और ये है 97 डिग्री 25 मिनट, ये देशांतर है। अभी जो बनाने क्या है वो देशांतर है। ये है आपके गुजरात राज्य में और ये है आपके अरुणाचल प्रदेश के कीवीतु क्षेत्र में। नाम क्या है, कीवीतु। तो क्वेश्चन आ सकता है, जैसे कि इस बार ये आया था, इस बार ये आ सकता है, तो ये ध्यान रखेंगे आप। जितना क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ सभी के सभी व्यापम का जो सीजी टेट का जो एग्जाम हुआ था वहां से क्वेश्चन है ये, ताकि आपको पता चले कि यहाँ किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे। फिर हम नए क्वेश्चन भी लेके आएंगे आपके लिए, ध्यान रखेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय में सबसे गहरी गर्त कौन सी नदी बनाती है? गर्त इसको आप पढ़ते हो गॉर्ज या गड्ढा या महाखड्ड। गॉर्ज आप पढ़ते हो इंग्लिश में, या हिंदी में बोला जाता है महाखड्ड, ये ध्यान रखेंगे। तो आप महाखड्ड या गड्ढा कहाँ बनेगा, जहां पे पर्वत की ऊंचाई क्या होगी, अधिक होगा, पर्वत की ऊंचाई क्या होगी, अधिक होगा। चिनाब, झेलम, रावी, व्यास सब के सब हिमालय पे बहती है मुख्य रूप से। तो यहाँ पे जो सिंधु नदी है, सिंधु नदी प्रवाहित होती है मुख्य रूप से लद्दाख वाले हिस्से से। जैसे लद्दाख का पठार है, ये दो नदी के बीच है लद्दाख का पठार, एक नदी का नाम है श्योक नदी, श्योक नदी, और नीचे से आती है कौन सी, सिंधु नदी, सिंधु नदी, ये लद्दाख है। अब यहाँ पे क्या होता है, सिंधु नदी जब प्रवाहित होती है तो इस लद्दाख के पठार में, इस क्षेत्र में बुंजी नामक क्षेत्र है, पीओके वाले हिस्से में बुंजी नामक क्षेत्र सबसे गहरा गॉर्ज बनाती है, गहरा गर्त, लगभग 5200 मीटर क्या है, गहरा गॉर्ज है। सोचो पर्वत की हाइट उतनी होती है, गहरा उतना है, ध्यान रखना। तो 5200 मीटर, तो सबसे गहरा गॉर्ज कौन बनाती है, तो सिंधु नदी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, डी आंसर। जैसे इस प्रकार से आप देख सकते हैं, देखिए पर्वत की हाइट देख सकते हो, नदी जब आती है तो अपने मार्ग पे, अब भाई जैसे कि ये पर्वत है, समझेंगे ध्यान से ना, ये पर्वत है, अब इस पर्वत के तलहटी पे नदी प्रवाहित हो रही है इस प्रकार से। तो क्या नदी ऐसा ऊपर जाएगा क्या, नदी तो ऐसा जाएगा नहीं। तो नदी क्या करती है, जब प्रवाहित होती है तो इसको गहरा गॉर्ज काटती है, कहाँ मुड़ जाती है, दक्षिण की ओर मुड़ जाती है, ये ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से आपको बड़े बड़े गॉर्ज मिल जाएंगे आपको। तो इसी कारण इसका आंसर क्या होगा आपका, सिंधु नदी होगा। क्लियर है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सबसे लंबी पर्वतमाला, सबसे लंबी पर्वतमाला निम्न में से कौन सा है? हम बात करें रॉकीज पर्वत, एंडीज, अल्पस और हिमालय। जब हम पढ़ते हैं मुख्य रूप से विश्व भूगोल पे, तो ये जो रॉकीज पर्वत है उत्तरी अमेरिका पे है, उत्तरी अमेरिका, ध्यान देंगे। दूसरा जो पर्वत है एंडीज, ये है आपका दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका। अल्पस पर्वत है मुख्य रूप से अफ्रीका वाले क्षेत्र पे, सॉरी ये है आपके यूरोप में, यूरोप में है ये वाला। और हिमालय पर्वत कहाँ पे, एशिया पे,
ये एशिया पे है, ठीक है। 4 पर्वत हैं, 4 महाद्वीप में क्या है, अलग अलग क्या है, सबसे अपनी अपनी क्या है विशेषता लिए रखा हुआ है। तो ये जो आपका एंडीज पर्वत है, एंडीज पर्वत जो है सबसे लंबी पर्वतमाला मानी जाती है। लगभग 8,000 किलोमीटर के आसपास क्या है उसकी लंबाई है, और 200 किलोमीटर क्या हुआ चौड़ाई है। जैसे कि आप मैप में देखेंगे ये वाला हिस्सा, ये है दक्षिणी अमेरिका, ये यहाँ से प्रारंभ होती है और पूरे तरीके से दक्षिण अमेरिका को ये कवर करती है, श्रृंखला है पूरे का पूरा ये। जैसे भारत में आप या एशिया में हिमालय पढ़ लेते हो, सतत में अगर देखा जाए सबसे लंबी सतत श्रृंखला कौन सी है, तो हिमालय पर्वत। लेकिन यहाँ पे सबसे लंबी पर्वत पूछा गया तो एंडीज पर्वतमाला हो। आंसर क्या होगा आपका, ये बी सही होगा, ध्यान रखेंगे वो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न का युग्म बनाइए। एक तरफ सूची 1 दिया गया है, एक तरफ सूची 2 दिए गए, शीतकालीन, शरदकालीन, ग्रीष्मकालीन, बसंतकालीन। यहाँ पे पृथ्वी की गति के अनुसार पे दिए गए, तो ध्यान रखेंगे। तो पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार से गति करती है। पृथ्वी की गति को लेकर बात करें, 2 प्रकार से गति करता है पृथ्वी। एक पृथ्वी की गति होता है जो कहलाता है घूर्णन गति, अर्थात जब अपने ही अक्ष पे घूमता है तब वो घूर्णन गति कहलाती है। और एक होता है परिक्रमण गति, जब किसी के सापेक्ष उसके चारों ओर घूमता है तब परिक्रमण कहलाती है। जैसे पृथ्वी अपने ही अक्ष पे घूमता है कितने समय पे, 24 घंटे पे, तो इसके वजह से क्या होता है, घूर्णन गति की वजह से दिन और रात होती है। ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। और पृथ्वी घूर्णन गति पश्चिम से कहाँ होती है, पूर्व होती है। ये अभी आया था एग्जाम में, व्यापम में आया था, क्वेश्चन पूछा गया था लेबर इंस्पेक्टर वाले में शायद तक। तो ये आपका क्या है, घूर्णन गति पश्चिम से पूर्व कितने घंटे में होती है, तो 24 घंटे में। घूर्णन गति से क्या होता है, दिन और रातें होती है कहीं ना कहीं। परिक्रमण क्या होती है, जब पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है तब ये क्या कहलाती है आपकी परिक्रमण। इससे क्या होगा, ऋतु परिवर्तन। इससे क्या होता है, ऋतु परिवर्तन। तो आप क्वेश्चन में दिखा ना 4 ऋतु, बसंत ऋतु, शीत ऋतु, शरद ऋतु, ये सब क्या है आपके ऋतु परिवर्तन। ये कितने दिन में होता है, 365 दिन में होता है। एक साल मतलब 365 दिन, या एक वर्ष लिख सकते हो, या तो 365 दिन लिख सकते हो। आया ना समझ में। तो इसी परिक्रमण गति की वजह से आपको ये क्वेश्चन समझ में आएगा। ध्यान से समझिएगा, मैं बता रहा हूं इसको कैसे गति करता है। हम पढ़ते हैं कि सूर्य केंद्र पे है, सूर्य केंद्र पे है और इसके चारों ओर पृथ्वी क्या करती है, गति करती है। एक यहाँ पे बना देता हूं मैं पृथ्वी, और एक यहाँ पे बना देता हूं, और एक वाला है, और एक यहाँ पे। आप सभी को पृथ्वी का बेसिक जानकारी होना चाहिए कि पृथ्वी किस प्रकार से गति करती है ना। जैसे हम बात करते हैं, पृथ्वी गति करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, और पृथ्वी में मुख्य रूप से जो रेखा खींची जाती है, जैसे बीचों बीच जो खींची जाती है कहलाती है भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा यहाँ 23.5 में जो अक्षांश होता है ये कहलाती है कर्क रेखा, और दक्षिण में 23.5 होती है कहलाती है मकर रेखा। तो पृथ्वी क्या अपने आप में इस प्रकार से घूमती है क्या, नहीं। पृथ्वी जो है मुख्य रूप से 23.5 डिग्री में क्या है, झुकी हुई है। तो अगर मैं पृथ्वी को सीधा बनाऊं अगर, तो इस प्रकार से दिखेगा। अब 23.5 में अगर बनाऊंगा तो कैसे दिखेगा, ये झुक गई। तो ये भूमध्य रेखा, ये आपकी कर्क रेखा, और ये आपकी मकर रेखा। समझ पाए इसको। ये 23.5 में झुका हुआ है, ये सीधा पृथ्वी है, इसको झुका दूंगा तो कुछ इस प्रकार से दिखेगा ये। तो अब यहाँ पे देखना सूर्य का प्रकाश कहाँ पे पड़ती, डायरेक्ट कौन सी रेखा पे पड़ रही है, तो सबसे नीचे पे जो रेखा होती है वो कहलाती है आपकी मकर रेखा। ये कौन सी रेखा है, मकर रेखा। तो मकर रेखा पे सूर्य का ताप डायरेक्ट पड़ रहा है यहाँ पे। तो जो पीछे वाला जो हिस्सा है यहाँ पे कर्क रेखा, ये वाले हिस्से पे हम भारत को लेकर चल रहे हैं, ध्यान रखेंगे। तो भारत की स्थिति कहाँ पे है, यहाँ पे 23 कर्क रेखा गुजरती है भारत में, तो भारत की स्थिति यहाँ पे है, ये भारत यहाँ पे है ना समझ में। तो वही बताना चाह रहे हैं कि यहाँ पे सूर्य प्रकाश डायरेक्ट पड़ रही मकर रेखा में, तो पीछे वाले हिस्से में सूर्य प्रकाश तिरछी पड़ेगी, मतलब यहाँ पे तिरछी पड़ी, मतलब दिन जो क्या होगा छोटा, और रात कैसी होगी बड़ी। इस हिस्से पे क्या होगा, दिन जो है बड़ा होगा और रातें कैसी होगी छोटी होगी। यहाँ दिन और रात बड़ा और छोटे से तात्पर्य ये है कि यहाँ पे अगर सूर्य का प्रकाश पड़ी है तो इस समय क्या होगा, मकर रेखा पे गर्मी होगा। सीधी सी बात, क्या होगा, गर्मी। और गर्मी के समय में सूर्य का प्रकाश बहुत जल्दी आ जाता है, लगभग 5:30 बजे के आसपास, और ढलता भी है लेट से, लगभग 6:30-7 बजे के आसपास। तो दिन की संख्या बढ़ी, रात कम हो गई वहीं पे।
अपोजिट बात करें यहाँ पे ये वाली स्थिति पे, तो हमारे यहाँ दिन छोटी है रात बड़ी है। दिन छोटी कहने का मतलब है शाम को 5:30 बजे सूर्य का ढल जाना और सुबह 6:30 बजे के आसपास भी सूर्य का प्रकाश देरी से पड़ना कहीं ना कहीं, तो वहां पे है रात बड़ी और दिन छोटी। सिंपल सी बात है। ये जो तिथि है जहां पे मकर रेखा में पड़ रही है, ये तिथि है 22 दिसंबर का। कब का है? 22 दिसंबर। तो आपको याद करना है 22 दिसंबर को भारत में क्या हुआ, तो 22 दिसंबर भारत में क्या पड़ती है? ठंडी लगती है। अपोजिट पड़ रहा है सूर्य प्रकाश, यहाँ पे डायरेक्ट पड़ रहा है तो यहाँ पे गर्मी लगेगा। सिंपल सी बात है। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है तो ऑस्ट्रेलिया मकर रेखा पे है तो वहां पे क्या पड़ेगा? गर्मी। भारत कर्क रेखा में तो क्या पड़ेगा? ठंडी। आया समझ में? चलिए अब परिक्रमण गति करते करते पृथ्वी कहाँ पहुंच गई? यहाँ पे पहुंच गई है। अब फिर से मैं वही डिवाइड कर रहा हूँ। ये जो हिस्सा है बीच का ये भूमध्य रेखा, ऊपर वाला कर्क रेखा, नीचे वाली मकर रेखा। अब सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ेगा? ध्यान से समझिएगा। ये पड़ रही डायरेक्ट कहाँ पे? भूमध्य रेखा पे। तो भूमध्य रेखा पे पड़ेगी तो यहाँ पे रात और दिन क्या होंगे? बराबर होंगे। और तिथि कब होगा? 21 मार्च। कब का होगा ये? 21 मार्च। पृथ्वी यहाँ घूर्णन गति करते करते पहुंच गई इस स्थिति पे। अब यहाँ पे फिर समझिएगा, ये जो स्थिति है भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और ये वाला मकर रेखा। सूर्य का प्रकाश कहाँ पे पड़ी? डायरेक्ट यहाँ पे समझेंगे कर्क रेखा पे। यहाँ पे तिरछी पड़ रही है तो यहाँ कर्क रेखा पे कौन सा देश है? भारत। तो ये तिथि कब होता है? 21 जून का। 21 जून को सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ती है कर्क रेखा पे। कहाँ पे? कर्क रेखा पे। ये ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे क्या होगा? कर्क रेखा पे तो दिन कैसे होगी? बड़ी होगी। रातें कैसी होगी? छोटी हो जाएगी कहीं ना कहीं। सूर्य प्रकाश डायरेक्ट पड़ा है मतलब भारत यहाँ पे है तो हमारे यहाँ क्या होगा इस समय? गर्मी होगा। ध्यान रखेंगे। फिर से पृथ्वी यहाँ गति करते करते यहाँ पहुंच गई है। सेम डिवाइड करूंगा फिर से। भूमध्य रेखा, कर्क रेखा, मकर रेखा। सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट कहाँ पड़ी है? तो भूमध्य रेखा पे। देखेंगे तो ये तिरछी पड़ी इस साइड में। तो ये तिथि होता है कब? 23 सितंबर का। 23 सितंबर, जिसको आप लोग बोलते हो क्या? बसंत ऋतु। ये क्या कहलाती है? बसंत ऋतु आती है हमारे यहाँ। फिर इधर क्या आएगा? ये वाला हिस्सा आपका ठंडी वाला हिस्सा आएगा कहीं ना कहीं। ये वाला हिस्सा क्या आएगा आपका? शरद ऋतु आएगा कहीं ना कहीं। तो वही ऑप्शन में दिया गया है कि किस प्रकार से आपका ये आंसर निकाला जाएगा। तो हमारे यहाँ शीतकालीन कब होती है? तो दिसंबर महीने पे। दिसंबर महीने मतलब कौन सी तिथि? 22 दिसंबर। तो ए का क्या होगा? 4। ऑप्शन देखो, ए का 4। शरदकालीन ऋतु, ग्रीष्मकालीन ऋतु और बसंतकालीन। अगर यही समझ नहीं आ रहे हैं तो आप ग्रीष्मकालीन को देख सकते हो। ग्रीष्म मतलब क्या होता है? गर्मी। तो कब होता है? 21 जून को। तो यहाँ पे देखो बी का 3, यहाँ पे देखो सॉरी सी का 2। सी का क्या है आपका? 2। बी का देखो शरदकालीन सितंबर और बसंतकालीन आपका मार्च। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? सी आंसर आपका सही होता है। ध्यान रखेंगे ये वाला। ये पृथ्वी के गति के अनुसार है, 4 अलग अलग है यहाँ पे। ध्यान देंगे 21 मार्च, 21 जून, 23 सितंबर और ये आपका 22 दिसंबर। तो इसी के अनुसार पे आपका ये आंसर निकाला गया है। ध्यान से समझिएगा ये। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। भारत में निम्नलिखित प्रदेशों में से कौन सी शीत मरुस्थल है? कोल्ड डिजर्ट, ठंडा मरुस्थल या कोल्ड डिजर्ट इसको बोलते हो। तो भारत में आप मरुस्थल अगर पढ़ते हैं तो भारत की अगर बात करें तो एक सबसे पहले पढ़ते हो आप लोग थार का मरुस्थल। ये कौन सा है? थार का मरुस्थल, जिसको आप गर्म बोल सकते हो, हॉट। और एक पढ़ते हो गुजरात में ये वाला हिस्सा सफेद मरुस्थल। सफेद मरुस्थल, जिसको आप बोलते हो कच्छ की खाड़ी। ये क्या कहलाती है? कच्छ। सफेद इसलिए क्योंकि नमक जमा हुआ है पूरी जगह से। ये लद्दाख वाला हिस्सा, हिमाचल प्रदेश लद्दाख वाला, ये कहलाता है ठंडा मरुस्थल। मरुस्थल, मरुभूमि मतलब मरुस्थल ही है जहां पे किसी प्रकार के पेड़ पौधे की उत्पत्ति नहीं होती है। ये वाला हिस्सा कहलाता है दामोदर घाटी वाला जीवाश्म मरुस्थल। पूरा कोयला पाया जाता है वहां पे, तो ये बोलते हैं जीवाश्म मरुस्थल। तो भारत में इस प्रकार से आप 4 प्रकार के मरुस्थल देखेंगे। ठंडा मरुस्थल, थार का मरुस्थल, सफेद मरुस्थल और एक जीवाश्म मरुस्थल। यहाँ पे पूछा गया शीत या ठंडा, तो ऑप्शन देखो क्या है? ऑप्शन नंबर डी। तो आंसर ये होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं।
प्लेट व्यर्थनिक को सिद्धांत के रूप में सर्वप्रथम प्रस्तुत किसने किया गया था? तो हम पढ़ते हैं प्लेट टेक्टोनिक या प्लेट व्यर्थनिक सिद्धांत, जिसके तहत आप देखेंगे कि हिमालय पर्वत के निर्माण को बताया गया है। हिमालय निर्माण, तो हिमालय का निर्माण किस प्रकार से हुआ है उसको बताया गया है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के तहत। इसमें यह बताया जाता है कि पूरे विश्व में 6 वृहद प्लेट थे और 20 जो है लघु प्लेट था। और ये प्लेट जो गति करती है वो 3 प्रकार से गति करती है। प्लेट जो है 3 प्रकार से गति करती है। एक होता है आपका मुख्य रूप से अभिसारी गति, पहला होता है अभिसारी गति, एक होता है अपसारी गति और तीसरा होता है संरक्षी गति। संरक्षी गति, प्लेट की बात करें, प्लेट ध्यान रखेंगे, प्लेट टेक्टोनिक। अभिसारी गति क्या होती है? जब दो प्लेटें आपस में टकराती है वो अभिसारी कहलाती है। अपसारी क्या होती है? जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है। संरक्षी क्या होती है? जब एक दूसरे के पैरेलल चलती है। ये 3 गति को बताया प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के तहत W.J. मॉर्गन ने। उन्होंने बताया कि जो हिमालय का जो निर्माण हुआ है इन्हीं प्लेटों के गति की वजह से हुआ है। और मुख्य रूप से कौन सी गति? अभिसारी गति। जब दो प्लेटें आपस में टकराती है, आपस में टकराने की वजह से हल्की प्लेट अंदर जाती है, भारी प्लेट ऊपर, जिसके बाद क्या होती है? ऊपर का हिस्सा हिमालय के रूप में निर्माण होगा। जैसे आप देख सकते हैं इसमें, ध्यान से समझेंगे, दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही, मतलब कौन सा होगा ये? अपसारी। अपसारी। ये दोनों एक दूसरे पैरेलल चल रही, मतलब कौन सी होगा? ये होगा संरक्षी। और एक दूसरे से टकरा रही तो कौन सा होगा? ये होगा अभिसारी। अभिसारी। और इसी की वजह से क्या हो रहा है? हिमालय का निर्माण। देखो यहाँ पे हल्की प्लेट अंदर घुसी है, ये भारी प्लेट इसके ऊपर ये चढ़ा, तो ये क्या हुआ? पर्वत का निर्माण हो जाता है यहाँ पे। तो इसी को बताया किसने? प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को W.J. मॉर्गन ने। स्पेशल कभी मैं इसका हिमालय निर्माण के संबंध में थ्योरी बताऊंगा, अभी मैं शॉर्ट में इसको कंप्लीट कर दिया हूँ। तो इसके अनुसार आंसर क्या होगा? W.J. मॉर्गन। ये ध्यान रखेंगे आप, W.J. मॉर्गन, आंसर नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोंडवाना लैंड का भाग है, गोंडवाना लैंड का निम्न में से कौन सा हिस्सा पाया जाता है? आप पढ़ते हो एक महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत। इसको देने वाले कौन है? अल्फ्रेड वेगनर महोदय। इन्होंने बताया कि जो अभी वर्तमान में 7 महाद्वीप है वो पहले किस प्रकार से था। 7 महाद्वीप आप देखते हो, 7 महाद्वीप को उन्होंने पहले बताया क्या? एक द्वीप था अपने आप में और इसके चारों ओर क्या था? पानी था। ध्यान देंगे, है ना। जो एक साथ जो द्वीप था, मतलब महाद्वीप वाला, ये कहलाया आपका पेंजिया। इसको क्या बोला गया? पेंजिया। और जो जल वाला जो भाग था ये कहलाया पेंथलासा। पेंथलासा, महासागर वाला पार्ट, अभी आप जिसको आप पढ़ते हो। और ये महाद्वीप वाला पार्ट। उनके अनुसार माना जाता है कि 35 करोड़ वर्ष पहले पहली बार इसमें क्या आया था? दरार या तो विभाजन हुआ था। तब ये 2 भाग में टूट जाती है महाद्वीप। ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड और नीचे वाला हिस्सा गोंडवाना लैंड। ये कहलाता है अंगारा लैंड और नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाएगा? गोंडवाना लैंड। ये गोंडवाना कहलाएगा। अब बीच में जब पानी प्रवेश करेगा यहाँ पे तो यही कहलाता है टेथिस सागर। ये क्या कहलाएगा? टेथिस सागर कहलाता है। तो ये गोंडवाना लैंड है, तो ऊपर वाला हिस्सा जो है फिर से टूटेगा। अब क्या होगा? अब ये टूटता है कब? 22 करोड़ वर्ष पूर्व, जुरासिक युग। ये है कार्बोनिफेरस और एक जुरासिक, ये अलग अलग भाग में टूटेगा। समझना ध्यान से, ये इस प्रकार से मैं बना देता हूँ। यहां से जब टूटता है ये वाला हिस्सा, तो ये हिस्सा कहलाता है नॉर्थ अमेरिका, महाद्वीप है एक तो, उत्तरी अमेरिका। ये वाला हिस्सा रहता है यूरोप और एशिया, जिसको आप यूरेशियन प्लेट बोलते हो। नीचे का हिस्सा जब टूटता है यहाँ गति करता है, ये कहलाता है आपका साउथ अमेरिका या दक्षिणी अमेरिका। ये जो हिस्सा है अफ्रीका, अफ्रीका, ये वाला ऑस्ट्रेलिया और नीचे वाला अंटार्कटिका। ऐसे 7 महाद्वीप बने। तो इसमें से पूछा गया है निम्न में से कौन कौन सा क्या है? गोंडवाना लैंड का हिस्सा पूछा गया। तो ध्यान रखेंगे, मैंने बताया अमेरिका किसका है? अंगारा लैंड का। एशिया अंगारा लैंड का। यूरोप अंगारा लैंड का। ये जो मेडागास्कर है ये है मुख्य रूप से अफ्रीका के करीब में एक द्वीप है। अफ्रीका में क्या है? एक द्वीप है। तो अफ्रीका किसका हिस्सा मैंने बताया? यहाँ पे
गोंडवाना लाइन का है ना। भारतीय प्लेट भी गोंडवाना लाइन का है। यहाँ पे भारतीय प्लेट यहाँ से टूट के यहाँ गति करता है ये वाले हिस्से पे, तो भारतीय प्लेट भी किसका भूभाग है, तो गोंडवाना का है, ये ध्यान रखेंगे। बाद में टकराती है किससे, यूरेशियन प्लेट से, तब जाके हिमालय का निर्माण होता है, ध्यान रखेंगे आप। कुछ इस प्रकार से प्रोसेस हुआ है, देखो ये अपने आप में पेंजिया था, द्वीप था, ये महाद्वीप, चारों तरफ पानी था, वो पेंथलासा कहलाई। दो भाग में कैसा टूटा, अंगादा लाइन गोंडवाना, इसको लौदेशिया भी बोला जाता है, ध्यान रखें इंग्लिश में। फिर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका। इंडियन प्लेट देखो टूट के यहाँ जा रही है और वर्तमान में कुछ इस प्रकार से है। तो आप ऐसा देख सकते हो कि भारतीय प्लेट भी किसका भूभाग है, तो गोंडवाना लाइन का, जिसको आप बोलते हो क्या, प्रायद्वीपीय पठार। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा आपका, सी आंसर क्या होगा यहाँ पे सही होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस पृथ्वी तल पर प्रथम क्रम पे स्थलाकृति क्या कहा जाता है। अब आपको बताना है इसका आंसर, मैंने पूरा प्रोसेस बताया है, पहले कौन था क्या था, द्वीप, महाद्वीप, पर्वत और डेल्टा। मैं बात करूं पर्वत का, तो पर्वत का जो निर्माण होता है कोई ना कोई प्लेट के टकराने से हुआ है, तो ये पर्वत बने। डेल्टा नदी के द्वारा बहाकर लाई गई क्या है, एक जलोढ़ है। द्वीप क्या होता है, जब महाद्वीप का विभाजन हुआ तब टूटा वो कहीं ना कहीं छोटे छोटे हिस्से पे, तो द्वीप कहलाया, जो चारों ओर पानी से घिरा होता है। और महाद्वीप क्या था, सबसे पहला भूभाग था, पेंजिया, जिसको मैंने बताया आप सभी को। ठीक है, नेक्स्ट, अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है। जैसे हम बात करें अरावली पर्वत, अरावली पर्वत मुख्य रूप से प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा है, जिसका विस्तार गुजरात के पालमपुर से दिल्ली तक है, ये वाला हिस्सा। और इसका निर्माण हिमालय निर्माण के पहले हो चुका है, हिमालय के पहले बन चुका है, जिसकी वजह से क्या बोला जाता है, विश्व की सबसे प्राचीनतम पर्वत। हिमालय तो अभी भी बन रहा है, वो तो सबसे नवीनतम पर्वत है, ये नवीन है पर्वतमाला में अगर देखा जाए तब। अब प्राचीनतम में कौन है, तो अरावली। किस टाइप के पर्वत है, तो ये अवशिष्ट पर्वत है, ये ध्यान देंगे, अवशिष्ट पर्वत। क्लियर हुआ, तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी, ये ध्यान रखेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, जीव के अंश किसमें नहीं पाया जाता है, तो इसके लिए बहुत बड़ा थ्योरी है कि हम देखते हैं कि पृथ्वी में किस प्रकार से चट्टानों का निर्माण क्रम हुआ है, जिसमें आप पढ़ते हो मुख्य रूप से आर्कियन युग की चट्टान है ना, उसके बाद आप पढ़ते हो धारवाड़ क्रम की चट्टान, उसके ऊपर भारतीय रिस्पेक्ट में बात करें तब। लेकिन चट्टानों में मुख्य रूप से कौन कौन सी चट्टान होती है, एक होता है आपका आग्नेय चट्टान, एक होता है आपका कायंत्रित चट्टान, और एक होता है आपका मुख्य रूप से अवसादी चट्टान। तीन प्रकार की चट्टान होती है, अवसादी, आग्नेय और कायंत्रित। तो ये जो आग्नेय क्रम की जो चट्टान है, ये सबसे क्या है, मुख्य रूप से प्राचीनतम है। जैसे हम बात करें, ये आर्कियन है, सबसे प्राचीनतम चट्टान कौन सी है, आर्कियन। अब इसी आर्कियन क्रम की चट्टान से क्या होगा, लावा उद्गार जब होता है, लावा उद्गार, तो इसमें जो परत के रूप में जम जाती है, तो इसके बाद कहलाती है क्या, यही आग्नेय क्रम की चट्टान। आग्नेय क्रम की चट्टान, जब ये चट्टान का निर्माण हो रहा था तो पूरे पृथ्वी में किसी भी प्रकार की जीवों की उत्पत्ति नहीं थी। अब जीवों की उत्पत्ति नहीं थी मतलब इस चट्टान पे क्या मिलेगा, क्या वो जीवाश्म नहीं मिलेगा, तो आग्नेय क्रम की चट्टान क्या है आपका सही आंसर है। लेकिन बात करूं मैं कायंत्रित और अवसादी पे, जैसे कि विंध्याचल पर्वत आप पढ़ते हो, कायंत्रित चट्टान कडप्पा का रूप है कहीं ना कहीं, तो उस समय जीवों की उत्पत्ति हो चुकी थी, तो वो क्या कहलाती है, कायंत्रित। जीवाश्म पाए जाते कहीं ना कहीं हल्की मात्रा में, लेकिन आग्नेय क्रम की चट्टान में किसी प्रकार के जीवाश्म नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पठार वर्तमान में हिम आवरण के नीचे है। हिम आवरण मतलब पूरी तरह से ग्लेशियर बोल सकते हो या बर्फ बोल सकते हो। जैसे कि दक्कन का पठार भारत में, ये गलत होगा। मेघालय का पठार, ये गलत होगा। कोलोराडो का पठार, ये गलत होगा। अंटार्कटिका, मैंने बताया अंटार्कटिका सबसे क्या है, हिम आच्छादित है, तो कहीं ना कहीं यहाँ जो पठार पाया जाएगा क्या होगा, हिम आवरण। तो आंसर क्या होगा आपका, ये सी आंसर सही होगा आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं, जो पृथ्वी का जो सेंटर है वो क्या कहलाता है। तो पृथ्वी को हम तीन भाग में बांटते हैं विशेष तौर पे। सबसे ऊपर वाला कहलाता है भूपर पट्टी, भूपर पट्टी। बीच वाला हिस्सा कहलाता है भूप्रवास, भूप्रवास, और ये कहलाता है क्रोड़। ये तीन होता है, ये इसको बोलते हैं, ये वाला हिस्सा आपका कोर,
मेंटिल और ये क्रस्ट, इंग्लिश में अगर बात करें तब। तो सबसे सेंटर में कौन सा है? क्रूड, तो ऑप्शन नंबर सी होगा ये। तो इसमें देख सकते हो ये वाला हिस्सा सेंटर वाला जो सबसे सॉलिड होता है माना जाता है। तो 3 प्रकार से होगा आपका क्रस्ट, मेंटिल और कोर। तो सेंटर में क्या पाया जाता है? तो आपका कोर पाई जाएगी। तो आंसर क्या होगा आपका? ये सी होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बाल्टिक का पठार किस महाद्वीप में पूछा गया है? तो बाल्टिक का जो पठार है मुख्य रूप से यूरोप वाला जो हिस्सा है, जैसे कि आप देख रहे हो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड, ये वाला हिस्सा पूरे का पूरा कहाँ है? यूरोप में। तो बाल्टिक जो सागर है इसी के आसपास क्या है? बाल्टिक पठार है। तो वो क्वेश्चन आपका आ जाता है। तो वो आंसर क्या होगा? ये यूरोप। बाल्टिक सागर के पास ही क्या है? बाल्टिक पठार है। तो ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट देखते हैं पवन निक्षेप से कौन सी स्थलाकृति निर्मित होती है? जैसे कि आप काफी सारे पढ़ते हो, नदी के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप से क्या बनता है? जलोढ़ निक्षेप वगैरह पढ़ते हो। सेम उसी प्रकार जो पवन होगा, हवा, इसके निक्षेपण से जो बनती स्थलाकृति वो क्या कहलाती है? आप मरुस्थल के रूप में जानते जरूर हो, लेकिन उसका कुछ विशेष नाम है जिसको बोला जाता है लोएस मैदान। ये क्या कहलाती है? लोएस मैदान कहलाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे, ये टीटी एग्जाम में आया हुआ है, लोएस मैदान। तो पवन निक्षेप से कौन सा मैदान बनेगा? तो लोएस मैदान बनेगा। क्लियर ये? ठीक, इस प्रकार से आप देख सकते हो। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्यापारिक हवाएं निम्न में से किस अक्षांश से भूमध्य रेखा की ओर प्रवाहित होती है? तो व्यापारिक पवन की बात करेगा तो जब हम जलवायु पढ़ते हैं तो भारतीय दृष्टिकोण से साथ साथ वैश्विक स्तर पर देखते हैं इसको, तो एक होता है बीचों बीच जो रेखा की जाती है, ये भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा जहां पे आप देखिए अभी सूर्य के चारों, जो मैंने पृथ्वी की जो 4 अवस्था बताया था आप सभी को, 4 अवस्था मैंने बताया, तो आपने देखा कि 21 मार्च और 23 सितंबर 2 समय ऐसा था जहां पे सूर्य का प्रकाश डायरेक्ट पड़ती थी। कहां पे? विषुवत रेखा पे। कहां पड़ती थी? विषुवत रेखा या तो भूमध्य रेखा पे। तो इससे हमको ये पता चलता है कि पूरे पृथ्वी पे सर्वाधिक जो तापमान होगा कहां पे होगा? भूमध्य रेखा के पास होगा। यहाँ देखो 21 मार्च और यहाँ पे 23 सितंबर भूमध्य रेखा पे डायरेक्ट पड़ी कहीं ना कहीं। यहाँ भी पड़ रहे तो तिरछी पड़ रही है, यहाँ भी पड़े तो तिरछी पड़ ही रहा है। मतलब सूर्य का प्रकाश भूमध्य रेखा पे एनी टाइम पड़ते रहता है, जिसकी वजह से ये वाला हिस्सा क्या होगा? हाई टेम्परेचर लो प्रेशर। क्या होगा? उच्च ताप निम्न दाब। याद रखें, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ये 0 डिग्री है। वही बात करें 30 से 35 वाला जो हिस्सा है, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, नॉर्थ में भी और साउथ में भी, इसकी अपेक्षा ये कर्क रेखा कितना था? 23.5। 23.5 में क्या होती है? कर्क रेखा। और मकर रेखा भी 23.5 में होती है। तो आपको पता होगा कर्क रेखा पे 21 जून को, मकर रेखा में 22 दिसंबर। टेम्परेचर हाई होता है ना, लेकिन मैं किसकी बात कर रहा हूँ? 30 की बात कर रहा हूँ। मतलब कर्क रेखा के ऊपर और मकर रेखा के ऊपर टेम्परेचर कम होगा, तो यहाँ पे लो टेम्परेचर हाई प्रेशर, यहाँ भी लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। मैं कर्क रेखा और मकर की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले ध्यान देंगे, नहीं तो वहां पे हाई टेम्परेचर होगा, उसके ऊपर लिए है 5, नीचे आप लिखे हैं आगे, तो यहाँ पे इसकी अपेक्षा लो टेम्परेचर हाई प्रेशर। अब आपको पता होगा हवा जो है हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जाती है। कहाँ जाती है? हाई से लो। ठीक है, हाई से कहाँ जाती है? लो की ओर। तो यहाँ पे देखो हाई से कहाँ जाएगी? लो की ओर। हवा कहाँ जाएगी? हाई से लो प्रेशर। भैया फूंक मारते हो तो हाई से लो जाता है ना, तो देखो कहाँ से कहाँ? तो 30 से 0, मतलब भूमध्य रेखा 30 से कहाँ है? भूमध्य रेखा 30 से भूमध्य रेखा, तो यहीं पे आया कि नहीं आया? तो नॉर्थ में भी है और साउथ में। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 30 उत्तर और 30 दक्षिण। ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जितने भी मैंने क्वेश्चन करवाया है सभी के सभी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है भूगोल के दृष्टिकोण से, क्योंकि आपका छत्तीसगढ़ का टेट एग्जाम है उसमें विश्व के भूगोल के भी प्रश्न आते हैं सामाजिक अध्ययन के अंदर का। साथ साथ जो आपका शिक्षक भर्ती है उसमें भी शामिल है आपका विश्व भूगोल कहीं ना कहीं, ये धाराएं वगैरह बहुत आते हैं उसमें भी ध्यान रखेंगे। हॉस्टल वार्डन का जो एग्जाम है उसमें हालांकि दिया गया है भारत का भूगोल, लेकिन व्यापम है कहीं ना कहीं, वो क्वेश्चन देगा ही देगा कनेक्टेड करके। तो इतना आप क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगली वीडियो में हम आगे का चैप्टर का भी क्या आएंगे, क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद तब तक के लिए।